गोलियां, कांटेदार तार, खदान, तोप के गोले विश्व युद्ध आई की खाइयों के बीच फैले हुए थे। एक लंबी, खूनी, कीचड़ भरी सीधी जिसमें मौत का लगभग निश्चित था। यह किसी का भी भूमि नहीं है। दोनों पक्षों की घातक शक्ति के खिलाफ सिर्फ कुछ यार्ड आगे बढ़ना भी एक चमत्कार के समान होता है। खड़ियों के शीर्ष पर जाना एक संगठित सैन्य अभियान की बजाय आत्महत्या जैसा लगता था। किसी भी पक्ष के लिए युद्ध जीतने के लिए व्यक्ति की भूमि को तोड़ना महत्वपूर्ण है। यह निकला कि इसके लिए ब्रिटेन को जो हथियार मिलेगा वह टैंक था। जैसे कि महान हन्निबल के दुश्मन, जो 2000 वर्ष पहले अपने दुश्मनों को डराने के लिए युद्ध हाथियों का उपयोग करते थे, जर्मनियों को इन आर्मरचारियों के अरोके रूप से उनकी ओर बढ़ते हुए मशीन गन की आग या कांटेदार तार की परवाह किए बिना भयभीत होना चाहिए था। उस क्षण से टैंक हर प्रमुख संचालन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए और इन आर्मर गोलियात की करतूतें किंवदंती बन जाएंगी। एक कहानी विशेष रूप से आर्मर युद्ध के महान लाभ और महान खतरों को उजागर करती है। यह वीरता, समर्पण और बलिदान की कहानी है, लेकिन सबसे अधिक यह ऐसी संभावनाओं के सामने मानव आत्मा की कहानी है जो असंभव लगती हैं। यह उन टैंक कर्मियों की कहानी है जिन्होंने अपने वाहन में फंसे हुए पाया जब वे किसी भी व्यक्ति की भूमि में अपने आप को पाया। विश्व की युद्धों में आपका स्वागत है। एक 1917 सहयोगी युद्ध प्रयास के लिए महत्वपूर्ण था। बेल्जियम और फ्रांस में गर्मियों की नई लहर के अपराध नजदीक आ रहे थे। वहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने तटस्थता त्यागी और अमेरिकी अभियानी सेना को पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई में शामिल होने के लिए भेजा। हालांकि इसके विपरीत था रूसी संघ में फरवरी की क्रांति, जिसमें त्सार को सत्ता से हटाया गया था और देश राजनीतिक अनिश्चितता में छोड़ दिया गया था। फ्रांसीसी पंक्तियों में असंतोष बढ़ रहा था, जिसने बगावतें और खड़ियों में वापस न जाने का निर्णय लिया। इसे फ्रांसीसी अधिकारियों ने सहयोगियों की चिंता न करने के लिए दबाया। अंत में कैसर की नौसेना द्वारा अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध की पुनरारंभ हुई और उन्होंने उत्तरी अमेरिका से यूनाइटेड किंगडम और पश्चिमी यूरोप की आपूर्ति लाइनों पर महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई। बेल्जियम में फील्ड मार्शल डगलस हैग, जिन्होंने ब्रिटेन अभियानी सेना की कमान संभाली, उन्होंने यह निर्णय लिया कि ब्रिटेन सेना को जर्मनियों के खिलाफ एक प्रमुख हमला चलाना चाहिए जब तक बाहरी प्रभाव उनकी क्षमता को प्रभावित न करें। 1914 से ब्रिटेन और जर्मनी सेनाओं ने खूनी अभियान चलाया, जर्मनियों के कब्जे में यप्रेस सालियंट के नियंत्रण के लिए संघर्ष करते हुए, जिसने मोर्चे की लाइन में पश्चिम की ओर उभार बनाया। हैग ने उभार को वापस धकेलने का दृढ़ संकल्प किया था। हैग की योजना में मैसिनस रिज पर दक्षिणी जर्मनी फ्लैंक के विरुद्ध प्रारंभिक हमले की मांग की गई थी, ताकि उन्हें अपने रिजर्व का उपयोग करने पर विवश किया जा सके, जिसे बाद में युद्ध में नष्ट किया जा सकता था। इस हमले का यह हिस्सा 7 जून 1917 को किया गया था और यह पूरी तरह से सफल साबित हुआ। इससे प्रेरित होकर हैग ने जर्मनियों को सालियंत से बाहर फेंकने के लिए एक निर्णायक हमले में एक सभी बाहरी हमले की अनुमति दी। लेकिन ब्रिटेन कमांडरों के बीच इस योजना के प्रति कुछ चिंता थी। यप्रेस सालियंट में बड़े क्षेत्रों की मार्शलैंड शामिल थी, जो संभावित रूप से लंबे समय तक आर्टिलरी बमबारी के बाद दलदल और दलदल में बदल जाएगी, दुश्मन को कमजोर करने के लिए। इससे आगे बढ़ने में धीमापन और कठिनाई होगी, जिससे जर्मनियों को पुनर्गठन और प्रतिकार का समय मिलेगा। हाग ने फिर भी हमलावरी को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जब उन्होंने ब्रिटेन प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज और कैबिनेट को ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी, तो उन्होंने बताया कि जर्मनी मनोबल और सैनिक इतने कमजोर हुए हैं कि वे एक महाभारी हमले से बर्बाद हो जाएंगे। लॉयड जॉर्ज शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद एडमिरल जॉन जेलिको के समर्थन से बोले कि ब्रिटेन और बेल्जियम सेनाएं अगर जर्मनी पनडुब्बियों द्वारा ब्रिटेन नौसेना के खिलाफ उपयोग किए जाने वाले बेल्जियम बंदरगाहों को फिर से नहीं हासिल कर सकीं,
तो युद्ध 12 महीने बाद नहीं चल पाएगा। हेग ने वादा किया कि वह जर्मनी को 6 महीनों में मनुष्य बल से सूखा देगा। लॉर्ड जॉर्ज ने अपनी आशीर्वाद देते हुए अस्वीकार किया। हालांकि सामने की लाइनों के विपरीत जर्मनी ने एक हमले की संभावना पर संदेह किया और उन्होंने हेग की साइप्रस सैलिएंट को पलटने की सफलता की उम्मीद व्यक्त की थी। इसकी पुष्टि केवल ब्रिटेन तोपखाने द्वारा 2 सप्ताह लंबी बमबारी से ही हुई, जिसने जर्मनियों को यह चेतावनी दी कि हमला आ रहा है। ब्रिटेन ने 31 जुलाई 1917 को हमला करने से पहले जर्मनी स्थितियों पर 4.5 मिलियन गोले चलाए गए, जिसने साइप्रस की तीसरी लड़ाई की शुरुआत की, जिसे आमतौर पर पासचेंडेल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। जैसा भविष्यवाणी की गई थी, बाराज ने युद्ध भूमि को गीला, कीचड़ और रक्तमय नरक बनाने में सहयोग किया। हेग के खुफिया प्रमुख जनरल जॉन चार्टरिस ने हेग के साथ अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसने पहले चेतावनियों को सुना नहीं था, जब उन्होंने निम्नलिखित लिखा, हर नाला बढ़ गया है और भूमि एक दलदल है। यदि ऐसा नहीं होता कि पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड हमें उचित चेतावनी नहीं देते, तो ऐसा लगता कि प्रावधान ने हमारे खिलाफ घोषणा कर दी है। मानव युद्ध के इतिहास में कई नरकीय क्षण रहे हैं, लेकिन पासचेंडेले को सर्वाधिक खराब में गिना जा सकता है। यह स्थान पृथ्वी पर नरक था और यही हमारी कहानी का सेट है। एक 1899 में नॉटिंगम में डोनाल्ड हिकलिंग रिचर्डसन का जन्म हुआ। वे ग्रॉसर और चुने हुए लिबरल लेबर एमपी आर्थर रिचर्डसन के पुत्र थे। बहुत सारे युवा पुरुषों की तरह डोनाल्ड रिचर्डसन को भी 1914 में महाद्वीप के जलते हुए यूरोप में क्रूर और खूनी लड़ाई में फंसा हुआ पाया गया। यह उनके पिता के एक कठोर युद्ध विरोधी होने के बावजूद 1915 में लेफ्टिनेंट के रूप में आयोग प्राप्त करने के 1 साल बाद उन्होंने रॉयल टैंक रेजिमेंट्स में स्थानांतरण के लिए स्वयंसेवी रूप से आवेदन किया, जो बन रहे थे। अंततः अब कैप्टन रिचर्डसन खुद को एफ बटालियन के एक सेक्शन कमांडर के रूप में पाए, जिन्होंने टैंक F4 एक सीरियल नंबर 2329 को अपना व्यक्तिगत माउंट के रूप में उपयोग किया। उन्होंने और उनके सहयोगी ने टैंक को फ्रेबेंटोस नाम दिया, जो उनके पिता की दुकान में बिकने वाले लोकप्रिय टिंड मीट उत्पाद से संबंधित था। उन्होंने इसे टैंक में यात्रा करने वाले पुरुषों के अनुभव से तुलना की। फ्रेबेंटोस एक सुधारित मार्क IV टैंक था। एक तथाकथित पुरुष वेरिएंट होने के नाते इसमें 2 6 पाउंडर बंदूकें और टैंक के बगल में जमा 2 लुईस मशीन गन थीं। पश्चिमी मोर्चे के टैंक संचालन के लिए युद्ध वाहनों की तुलना में अधिक क्रू की जरूरत होती थी। बाद के संघर्षों की आमतौर पर फ्रेबेंटोस की 8 पुरुषों की क्रू होती थी, जिनमें द्वितीय लेफ्टिनेंट जॉर्ज हिल सार्जेंट मिसन और गनर्स विलियम मोरी, अर्नेस्ट हेटन, फ्रेडरिक आर्थर्स पर्सी बुद्ध, जेम्स बिनली और अर्नेस्ट ब्रेडी शामिल थे। रिचर्डसन के साथ आगे बढ़ने के आदेश से इसने क्रू को 9 तक पहुंचा दिया। उनकी पृष्ठभूमियां विभिन्न थीं, लेकिन वे एकजुट हो गए थे धातु के दैत्य के अंतरंग बनाने में, जो शत्रु पर जल्द ही छोड़ा जाने वाला था। उनकी अविश्वसनीय कहानी 22 अगस्त 1917 की सुबह शुरू हुई। जर्मनी सैनिक सामान्यतः सैन्य ध्वनि वाले पहाड़ी 35 पर और उसके आसपास स्थिति को कायम रख रहे थे। पहाड़ी 35 ने जर्मनियों को आसपास के क्षेत्र का शानदार दृश्य प्रदान किया और यहां से ही 30 जुलाई को ब्रिटेन के खिलाफ एक प्रमुख प्रतिक्रिया हमला संगठित किया गया था। इसलिए जर्मनियों के द्वारा इसका आगे का उपयोग ब्रिटेन के लिए प्रमुख उद्देश्य था। 445 घंटों में फ्रेबेंटोस और 3 अन्य टैंक अपने पहले लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगे। हिल 35 के दक्षिणी फ्लैंक पर सोम फार्म, जिसे जर्मनियों ने दृढ़ किया था। टैंक हमला जर्मनी स्थिति पर कई असफल पैदल सैनिकों के हमलों के जवाब में था। वहां रखी गई रक्षात्मक शक्ति ऐसी थी, मिलकर अधिकतम 3 मील प्रति घंटे की गति से कीचड़ी भूमि को जोतते हुए वहां स्थित जर्मनी बल को खेल अब समाप्त हो गया था। यह समझने के लिए काफी समय मिला। उन्होंने देखा कि 4 धातु गोलियात उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ब्रिपाल सेना के लिए घातक सिद्ध हुई उनकी मशीन गन की आग से अप्रभावित। दोनों पक्षों के बीच आग के आदान प्रदान के बाद टैंक के 6 पाउंड के गन से दबाव में जर्मनी उन्होंने अपनी मुख्य रक्षात्मक रेखा से हटकर खुद को ब्रिटेन आर्मर का सामना करने के लिए तैयार किया।
अपनी आगे बढ़ती को जारी रखते हुए फ्रेबेंटोस के क्रू और 3 अन्य टैंकों ने जर्मनी स्थितियों से बहुत भारी आग का सामना किया, जिसमें कई आर्मर भेदक गोलियां शामिल थीं। जर्मनियों ने विशेष रूप से ब्रिटेन टैंकों का सामना करने के लिए विकसित किया था। इन गोलियों के खिलाफ मार्क IV की मोटी आर्मर भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी और टैंकों के अंदर से उच्च शक्तिशाली प्रभावों से टुकड़े और चिंगारी उड़ने लगी। कुछ पुरुषों को हल्के चोट लगने लगी थी, लेकिन टैंक जर्मनी लाइन पर हमला करते रहे। लगभग 545 घंटों के आसपास फ्रेबेंटोस पर सवार गनर्स और रिचर्डसन ने टैंक की असामान्य गति महसूस की। ड्राइव कर रहे लेफ्टिनेंट हिल की गर्दन में चोट आई थी, लेकिन वे जिंदा थे। सर्जेंट मिसन ने बाद में बताया कि आगे क्या हुआ। हम एक बहुत ही गहरी और मुलायम जगह गए। हम तिरछे होकर उसमें चले गए और वहीं समय पर मिस्टर हिल अपनी सीट से गिरे। हिल्ट! कैप्टन रिचर्डसन उसे राहत देने के लिए सीटों पर चढ़ गए, लेकिन वह नियंत्रण से बाहर हो गई और ड्राइवर कुछ करने से पहले यह खाई में चली गई। फ्रेबेंटोस के कर्मियों को अब जर्मनी स्थितियों से कुछ यार्ड दूर फंसा दिया गया था। उनका टैंक हिल नहीं सका। जर्मनियों ने ब्रिटेन कर्मियों पर दबाव बनाए रखा, जो टैंक के शक्तिशाली हथियारों का उपयोग करके उन्हें रोकने में असमर्थ थे, क्योंकि टैंक का कोण बैठ गया था। इसलिए उन्होंने आग लौटाने के लिए अपने हथियारों का उपयोग किया। टैंकों को सदैव खाई में गिरने का खतरा था, इसलिए उन्हें अंडिचिंग बीम के साथ सुसज्जित किया गया था, जिसे ट्रैक्स के नीचे रखकर वे चल सकें। हालांकि वे केवल छत पर ही ले जाए जा सकते थे। कैप्टन रिचर्डसन ने भारी गोलीबारी के बावजूद फ्रेबेंटोस की सुरक्षा छोड़कर बीम्स को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन दुश्मन की गोलीबारी से वे वापस भगाए गए। थोड़ी देर बाद सार्जेंट मिसन और गनर ब्रेडी पुनः उन्हें पाने की कोशिश में लगे। सार्जेंट मिसन ने आगे की घटनाएं बताईं। मैंने दाहिने स्पॉन्सन से बाहर निकलकर एंडिचिंग गियर को लगाना शुरू किया। मैंने टैंक में गोलियां चलते हुए सुनी और बोश को 30 गज दूर आग लगाते हुए देखा। मैं फिर से अंदर चला गया। ब्रेडी ने मेरी सहायता करने के लिए टैंक से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गोली मार दी गई और वे डूबते टैंक के पास गिर गए। आर्थर ने कहा कि वह मर चुका था। हमने आग लगाई और कई बॉश को टैंक के पास मार दिया। हमने सोचा कि पैदल सेना कभी भी आ सकती है। टैंकों के पीछे 8वें सीफोर्ड हाईलैंडर्स और 7वें कैमरून हाईलैंडर्स थे। उन्हें जल्द सहायता मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी रक्षा केवल बहुत मजबूत थी। पैदल सेना को साथ ही टैंक के साथ पीछे हटाया गया था, जिससे 8 बचे हुए क्रू अकेले फंस गए और उनमें से कई को चोटें लगी थीं। उन्होंने पूरे दिन भर जर्मनियों की अनियमित मारने और टैंक कब्जे की कोशिशों का सामना किया। इस समय जर्मनी टैंक प्रौद्योगिकी अत्यंत अविश्वसनीय थी, इसलिए ब्रिटेन टैंकों का कब्जा करके उन्हें उनके मालिकों के खिलाफ मोड़ना एक प्रमुख प्राथमिकता थी। जैसे ही फंसे हुए लोगों का सामना तनावपूर्ण नहीं था, उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि वे आग का सामना कर रहे थे जो उनके पीछे से आ रही थी। ब्रिटेन को लग रहा था कि जर्मनी टैंक के चारों ओर जमा होने के कारण क्रू मर चुका और टैंक कब्जा कर लिया गया था। डर के चलते जर्मनी के खिलाफ होने की ब्रिटेन स्नाइपर अब वास्तविक जर्मनियों को हटाते हुए उसे अंदर से उठाने की कोशिश कर रहे थे। कहानी में एक सचमुच क्रूर मोड़। रिचर्ड को पता था कि वे अपनी सेना की गोलीबारी रोकने के लिए केवल टैंक छोड़कर ब्रिटेन लाइनों की ओर लौट सकते हैं, जिससे वे ब्रिटेन सेना से संपर्क करके उन्हें गोलीबारी रोकने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास रेडियो नहीं था। अद्वितीय सार्जेंट मिसन ने इस खतरनाक मिशन की स्वयंसेवकता की, जहां उन्हें ब्रिटेन और जर्मनी स्नाइपरों के सामने जमीन पर रेंगना पड़ेगा। सार्जेंट मिसन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैप्टन रिचर्डसन ने उन्हें वापस जाकर पैदल सेना को सूचित करने को कहा कि हमें न गोली चलाएं, क्योंकि हमें शायद टैंक से बाहर आना पड़े। हम सभी घावों से अकड़ रहे थे। मैं दाएं स्पॉन्सन द्वार से बाहर निकलकर पैदल सेना की तरफ गया। वे गॉर्डन्स थे। मैं लगभग 1 घंटा वहां रुका, बाकी लोगों की प्रतीक्षा करता। मुझे लगा कि बॉश टैंक से किसी को स्नाइप करते हुए कुछ शॉट्स सुनाई दे रहे थे। मैंने देखा और वह 2 अधिकारी मेरे दाएं पीछे जाते दिखाई दिए। मैंने कैप्टन रिचर्डसन और मिस्टर हिल का पीछा किया, पर टूटी हुई जमीन में उन्हें खो दिया। पैदल सेना ने मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। रिचर्डसन टैंक में दूसरों के साथ रहे थे और उन्होंने पीछे के हैचेस से सफेद रैक बाहर रखा था, ब्रिटेन स्नाइपर्स को सूचित करने के लिए कि अंदर मित्र सेना है। दिन के बीतते ही बेल्जियम की गर्मी की धूप में टैंक का तापमान बढ़ने लगा, अक्सर 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 88 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता। रिचर्डसन ने पानी, राशन और गोलियों के साथ टैंक धारण करने का निर्णय लिया,
जब तक ब्रिटेन बल एक और हमला शुरू नहीं करते और पहाड़ी को नहीं ले लेते या उन्हें मारा नहीं जाता। शाम होते होते उन्हें मिलने वाली किसी सहायता का संकेत नहीं मिला। उनकी स्थिति के चारों ओर हो रही भारी लड़ाई के बावजूद और मानो उन लोगों का मजाक उड़ाने के लिए रात का तापमान गिर गया, जिससे उनके फंसे हुए टैंक की धातु की सीमाओं के भीतर टैंक के लोग ठंड से कांप रहे थे। स्पष्ट शारीरिक खतरे को छोड़कर किसी का मनोवैज्ञानिक कठिनाई का कल्पना करना मुश्किल है। वे बचाव की कोई स्पष्ट आशा नहीं दिखाई देने के साथ पहले दिन के अंत तक सहन कर रहे थे। फिर भी ब्रिटेन सेना ने लड़ने की शपथ ली। अपने फंसे हुए टैंक में बैठे रात की हवा ने लड़ाई की आवाज को दूर दराज तक ले गई, जिसे अगस्त की 23 की प्रारंभिक घंटों में रिचर्डसन और उनके लोग सुन सकते थे। यह राहत और भय का स्रोत था। उन्हें पता था कि बचाव की संभावना अभी बाकी है, लेकिन जर्मनी अभी भी ब्रिटेन हमलों के खिलाफ स्थित है। लगभग 130 घंटों के आसपास ब्रिटेन सेना के ब्लैक वॉच के पुरुषों ने जर्मनी स्थितियों के खिलाफ एक हमला शुरू किया, लेकिन यह विफल रहा और इसके परिणाम स्वरूप 50 से अधिक घायल हुए और एक भाग्यशाली जर्मनी शेल ने उनके फील्ड मुख्यालय को तोड़ दिया, जिससे भ्रम और अराजकता पैदा हुई। एक घबराहट भरी रात के बाद सूरज दलदल और गड्ढा भरे परिदृश्य पर चढ़ने लगा और साहसी हुए जर्मनी ब्रिटेन लाइनों की ओर आगे बढ़ने लगे और फंसे हुए फ्रेबेंटोस की ओर। रिचर्डसन और उनकी टीम ने प्रभावी रूप से स्थिर पिलबॉक्स का प्रबंधन करते हुए जर्मनियों को निपटाने के लिए सभी हथियारों का योग्यतापूर्वक उपयोग किया, जो इस फंसे हुए टैंक को पार करना असंभव बना दिया। उन्होंने जिद्दी ब्रिटेन सैनिकों द्वारा उत्कटता से लड़े गए हर हमले का सामना किया, जिन्हें पता था कि यदि वे अधिकतम नहीं देंगे तो वे गिरेंगे। कप्तान रिचर्डसन ने याद किया कि उनके लोगों ने चोटों के बावजूद एक साथ खड़े होकर कर्तव्यों का पालन करते हुए उन्हें कितना गर्व महसूस हुआ था, लेकिन उन्होंने सोचा वे कितनी देर टिक सकते हैं। लेफ्टिनेंट हिल विशेष रूप से खराब स्थिति में थे और इसके साथ ही खाद्य, पानी और गोलियों की सीमित मात्रा का अर्थ था कि वे एक टिकटी घड़ी के साथ काम कर रहे थे। टैंक के अंदर एक और यातनाजनक गर्म दोपहर के बाद यह अनंत काल लग रहा था, जब तक सूरज फिर से डूबने नहीं लगा और पीटे हुए टैंक में लोगों को खाई में गाड़ी में एक और रात का सामना करने के लिए मजबूर किया गया। रिचर्डसन ने माना कि उन्होंने रात भर हटने की संभावना पर विचार किया था, लेकिन उन्होंने पहाड़ी पर ब्रिटेन हमले की सफलता की आशा में थोड़ी देर और ठहरने का फैसला किया। लड़ाई में अंधेरे के आने से ठहराव आ गया, परंतु रिचर्डसन को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। अचानक टैंक के अंदर की ध्वनियां शुरू हो गईं और वह धड़कने लगे, जिन्हें उन्होंने छत पर दुश्मन सेना के रूप में माना। रिचर्डसन को लगा कि जर्मनी अपनी रणनीति बदल रहे हैं, शायद वे आग लगाकर उन्हें बाहर करना चाहते हैं। टैंक की क्रू ने कार्रवाई को तेज किया, अपनी पिस्तौल और राइफल के लिए हैच खोल दिया और अपनी लुइस गन चला रहे थे। हताशा युद्ध के दौरान एक जर्मनी सैनिक ने टैंक में हाथ ग्रेनेड फेंका, लेकिन अविश्वसनीयता से ब्रिटेन सैनिकों ने उसे बाहर निकालने के लिए तत्परता दिखाई और विस्फोट से थोड़े समय पहले ही उसे फेंक दिया। जर्मनी जल्दी ही पीछे हटने लगे, अपने घायलों को खींचते हुए। फ्रेबेंटोस ने एक और हमले को रोक दिया था, लेकिन यह एक करीबी मुकाबला था। अब जर्मनी लोग अपनी स्थिति से फ्रेबेंटोस के आगे अस्त्र शस्त्र भेदक गोलियों से अटके हुए टैंक को मिर्ची लगा रहे थे। टैंक कर्मियों ने टैंक में आड़ खोजने और खुद को बाहरी खोल के बीच में मेटल डालने की अधिकतम प्रयास किए, लेकिन जैसे ही उनका तीसरा दिन शुरू हुआ, रिचर्डसन को स्वीकार करना पड़ा कि स्थितियां निराशाजनक हो रही थीं। फ्रेबेंटोस की सुरक्षा धीरे धीरे कम हो रही थी। थके हुए कर्मी को शिफ्ट में सोने की अनुमति दी गई और सामग्री चिंताजनक रूप से कम थी। अपनी जलापूर्ति को पूरा करने के लिए उन्होंने टैंक के रेडिएटर से गंदा पानी निकाला, सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त घूंट लिए। उन्होंने कभी भी टैंक में जर्मनियों की सामर्थ्य संभावना पर विचार नहीं किया, लेकिन संभावना के अनुसार समर्पण एक विकल्प नहीं था। अब फ्रेबेंटोस के चारों ओर जर्मनी सेना के शव बिखरे हुए थे, उन्होंने जिन्हें मार दिया था, और जर्मनी स्नाइपर और आर्मर पियर्सिंग राइफल ऑपरेटर प्रतिशोध में उनमें से हर अंतिम एक को मारने के लिए दृढ़ निर्णय पर थे। एक अपेक्षाकृत शांत रात में बदलने वाली छोटी लड़ाई के बाद
रिचर्डसन ने निर्णय लिया कि उन्होंने उनसे उम्मीद की गई ड्यूटी को पूरा कर दिया था और उन्होंने निर्देश देना शुरू कर दिया कि वे अंत में फ्रेबेंटोस को कैसे त्यागेंगे। 24 अगस्त को लगभग 2100 घंटे पर, जब आसपास की तोपें शांत हो गई थीं, पुरुषों ने टैंक के हैच को खोला और धीरे धीरे और सतर्कता से एक चौथाई मील तक रेंगने शुरू कर दिया, जो उन्हें अनंत जैसी अनुभूति देती होगी, समय समय पर सोचते हुए कि क्या कोई जर्मनी स्नाइपर उन्हें अंधेरे में देख सकता है। ब्रिटेन लाइनों पर पहुंचते ही युद्ध के डरावने दृश्यों में उनकी दृढ़ता और संकल्प से प्रभावित होकर पैदल सैनिकों ने उत्साह से स्वागत किया। उन्होंने जो युद्ध चला रहे थे। अगले दिन जर्मनी सैनिकों को फ्रेबेंटोस की जांच करते हुए देखा गया। शायद वे जांच रहे थे कि क्या टैंक बनी किला वास्तव में कार्रवाई से बाहर है। शायद वे खुफिया या युद्ध ट्रॉफी इकट्ठा कर रहे थे, या शायद उन्हें बस वह वाहन देखना चाहिए था जिसने उन्हें 60 घंटे से अधिक समय तक असहनीय कठिनाई का सामना करना पड़ा। रिचर्डसन और उनके साथियों द्वारा किया गया वीरतापूर्ण स्थान ने जनरलों द्वारा अनदेखा नहीं किया गया, जिन्होंने उन सभी पर उनकी वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए पदक प्रदान किए। रिचर्डसन और हिल दोनों को सैन्य क्रॉस से सम्मानित किया गया, जबकि सार्जेंट मिसन और गनर मरे को विशिष्ट आचरण पदक प्राप्त हुआ। क्रू के शेष सदस्यों को सैन्य पदक प्राप्त हुआ। पदकों का यह संग्रह फ्रेबेंटोस के क्रू को युद्ध के सबसे अधिक सम्मानित टैंक क्रू बना दिया। दुखद बात है, गनर अर्नेस्ट ब्रेडी का शरीर कभी नहीं मिला। ये पासचेंडेल के युद्ध भूमि में खो गया। हालांकि वह टाइनकॉट स्मारक पर याद किया जाता है, जो उस स्थान के पास है जहां उसका टैंक पहली बार अटक गया था और उसने एंडिचिंग बीम्स प्राप्त करने की कोशिश करते हुए गिरा दिया था। गनर पर्सी बुद्ध 25 अगस्त 1918 को 22 वर्ष की आयु में युद्ध में कार्य करते समय दुखद रूप से मारे गए। कैप्टन रिचर्डसन काम पर वापस आएंगे और उन्हें मेजर का पद प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से उन्हें एक और टैंक मिला और उसके हुल पर गर्व से फ्रेबेंटोस बाइडवू नामक मॉनिकर चिह्नित किया गया। और वहां आपके पास पासचेंडेल में पृथ्वी पर नरक की अनंत कहानियों में से एक है। कृपया अपनी राय और प्रतिक्रियाओं के साथ नीचे टिप्पणी करें। इस वीडियो को पसंद करके और सदस्यता लेकर चैनल का समर्थन करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।